अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज हम आपको ठंडी ठंडी सुबह करने लगे हैं आपकी किस तरह। इन केस आपकी सुबह ठंडी नहीं भी है, वैसे मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है कि मौसम तो अच्छा हो, लेकिन अगर आपके दिल का मौसम अच्छा ना हो तो बाहर का मौसम जो है आपके दिल पर या आपके जहन पर असर अंदाज नहीं होता। और हमारे अपने इतने मसाइल हैं और लिटरली हम अपने इतने मसाइल में घिरे हुए हैं, हम अपने इतने मसाइल में घिरे हुए हैं कि जो टर्म्स हैं ना, मौसम ने अंगड़ाई ली और बादलों की ओट और चांद छुप गया और बर्फ पोश चादर। वैसे आई स्वेयर मुझे इतने ज्यादा नहीं आते क्योंकि हम एक स्टोरी ऑलरेडी पहले बात कर रहे थे, तो ये मुझे मौसम की अंगड़ाई बस था। यू आर इन अ वेरी शायराना। मुझे लगता है कि ये अब इंसान को लुभाती नहीं है ये टर्म्स, क्योंकि क्यों लुभाएं? मतलब बिजली का बिल आपके सामने, बच्चों की फीस, दूध की फी लीटर कीमतें, सर्दी में गैस ना होने का इंदिया, जब ये सारे मसाइल आपके सामने हैं तो फिर बाहर का मौसम जैसा भी है। Having said that, जो हम आपको दिखाने लगे हैं उससे फिर भी जितना भी आपके दिल का मौसम इधर उधर हुआ हो, जरा आउट ऑफ ट्यून हुआ हो, जब ऐसी चीज़ें आप देखते हैं ना, जैसे कि ये बर्फ़बारी, मतलब पहली बर्फ़बारी, बेशक आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो बाय बीइंग देयर, या फिर आप टीवी पे मनाजिर देख रहे हो या फोटोग्राफ्स देख रहे हो, तो अच्छी लगती है थोड़ी देर के लिए, दिल में सुकून। अब मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में क्या टेंशन चल रही है, लेकिन वल्लाह मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आई लव बर्फ़। नहीं, आँखों को तो भली लगती है। भली क्या लगती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, मतलब आपको पता ही है। इट्स समथिंग सो मैजिकल एंड सूदिंग एंड ब्यूटीफुल। और ख़ास तौर पे मतलब बारिश, गर्मी, ये सब कुछ तो होता ही है, लेकिन बर्फ़ जो है ना, ये वाकई आपको एक कुदरत की एक, मैं क्या कहूँ, एक दोबारा से एक एग्जाम्पल आपके सामने नज़र आता है कि हाउ ब्यूटीफुल इज नेचर। अच्छा, रात के मक्स के मनाजिर भी जो हमने आपको दिखाए, रात को बाय द वे बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ, ये अर्ली मॉर्निंग के आज सुबह के मनाजिर हैं अस्तोर में, इसके अलावा नारान में, कालाम में, बाबूसर टॉप पे, सो मुख्तलिफ मकामात पर मौसम सरमा की जिसे कहते हैं ये बाय द वे ये कल के शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फ पड़ गई है एंड यस, पहले ये बाबूसर टॉप पे तो पहले ही आपको पता है मतलब वो कितना ठंडा इलाका है। अच्छा, बट अदरवाइज नारान वगैरह में भी रात को पहली बर्फबारी हमारे स्टूडियो में एक बहुत बड़ी स्क्रीन भी है ना, तो उस पे देखें ना तो ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। ये कट तो करें, पूरा दिखाएं कि हम देख क्या रहे होते हैं। ये देखें ना फिर आप जरा, बर्फ देखें। एक तो ऑफ कोर्स जब बहुत ज्यादा पड़ जाए बर्फ, हमारी गाड़ियों वाले जो इतने सयाह आए हुए हैं, ये कैसे निकलेंगे यहाँ से? सो अब मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, तो वो लोग जिनके घर नहीं हैं, जिनकी छत थी वो गिर गई है, मुतादिद मकानात तो आपको पता ही है दरियाए कालाम के अतराफ, होटल, रिजॉर्ट्स, वो लोग भी बेरोज़गार होंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ पीपल अराउंड यू। बस यही कह सकते हैं हम। ज़्यादा ना भी करें ना तो अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, अगर सब लोग अपनी प्रॉक्सिमिटी में मौजूद लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दें ना, तो बहुत शायद बेहतर हो जाए दुनिया। एब्सोल्युटली। मतलब वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उसका मतलब ये होता है कि जब आपके इर्द गिर्द लोगों की आप टेक केयर हैं, किसी और के इर्द गिर्द की है तो वो उनकी टेक केयर करें, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और सारा माहौल जो है वो बेहतर हो सकता है। और हमारे मीनवाइल आपको एक नया लफ्ज़ भी सिखाया, टेक केयरें। टेक केयर नहीं कहा मैंने, कहा टेक केयर करें। अच्छा सॉरी, आई थॉट आप कह रही हैं टेक केयर। नहीं, मैं बड़ा ओन करती हूँ, जो मैंने अपनी टर्मिनोलॉजी निकाली हुई है इवन ऑन द शो, आपको पता है, बट दिस वाज नॉट माइन। तो ये टेक केयर नहीं है, टेक केयर करें। अच्छा, छोड़ दें सब कुछ, ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन जी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? कल का मैच आपको पता है ना कि वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का वार्म अप मैच जो था वहाँ बारिश होगी। इट डिड नॉट स्टे दैट वार्म, दैट वाज अ फनी थिंग आई सेड बाय द वे। मतलब बारिश होगी, थोड़ी सी ठंड पड़ गई होगी, तो वार्म अप इतना वार्म ना रहा, हंसी नहीं आई। तो वो फिर डिसमेंटल हो गया, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी टीम जो है वो ब्रिस्बेन से मेलबर्न रवाना हो गई है, जहां बाय द वे सुपर 12 मरहले के लिए मेरा ख्याल है कि वो तैयार है और कौमी टीम कल से मेलबर्न में ट्रेनिंग का आगाज़ भी करेगी। और संडे को तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। और वर्ल्ड कप में जी पाकिस्तान अपना पहला मैच, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ 23 अक्टूबर को। मुंह क्यों छुपा रहे हो, डर यार, स्ट्रेस होता है। मेलबर्न के बाद जी कौमी टीम पर्थ में 27 और 30 अक्टूबर को क्वालिफायर्स के खिलाफ भी मैचेस खेलेगी। यार हीरोज हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बैग भी मुझे इनका जो हैंड कैरी, कपड़े तो ऑलरेडी अच्छे लग रहे हैं, इस रंग को तो मैंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया। कभी मुझे भी ऐसे देखो जैसे बॉल को देख रहे हो, जैसे बॉल को देख रहे हो।
ठीक है, ये फिर शाहीन ने जवाबन वो तस्वीर अपलोड कर दी जिसमें वो तकरीबन उसी तरह देख रहे हैं जैसे बॉल को देख रहे हैं। मतलब आपको पता है कि हमारी टीम में लड़कों की कॉमराडरी, भाईचारा, दोस्ती, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ यारी थे आप, बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। मतलब देखिए, the spirits are high and when you are in a very good mood and everybody is gelling with everybody else। मैंने सॉरी हसन अली वाला मिस कर दिया, वो भी जरा दिखा दें तो हम देख लेते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हम भी देख लेते हैं आपको, मतलब चलें। शादाब से सब प्यार करते हैं, वैसे तो कौम भी प्यार करती है। इज़ अ गुड बॉय। और हमने हारिस रऊफ को देखा था जब शाहीन आए थे, ही वाज लाइक मतलब लिपट ही गए थे शाहीन के साथ। और ना सिर्फ हारिस, उसके अलावा शादाब। सो इट यू नो, अच्छा बाय द वे हसन अली का ये कहना था हम देख लेते हैं आपको, मतलब कि अगर इंतजार में ही बैठे हो कि कोई उस तरह देख ले तो चलो हम देख लेते हैं ऐसे। So that was a fun thing, and the rest of the pictures, of course, hero लग रहे हैं हमारे boys. Not so much in green though. Today they look more like in blue. So which is a good color. मैं approve कर चुकी हूँ, okay? ये रंग। तो this is हसनैन को ना कोई ज़बरदस्त कोई endorsement कोई ad शायद मिलना चाहिए, मेरा ख्याल है। आपने कह दिया हो जाएगा। आप देखना इंशाल्लाह यहाँ से जीत के वापस आएंगे तो बहुत कुछ हो रहा होगा। अब ज़रा बात करते हैं एक सीरियस बात पे, जिसको apparently some of our big leaders do not take it so seriously। मतलब इतना फ्लिपेंटली चीज़ें कह जाते हैं कि वो consequences का पता नहीं सोचते हैं कि नहीं, कि जिनके बारे में कह रहे हैं उनके दिल पे क्या गुजरेगी, जो कि आधी कौम है। ख़वातीन की बात हो रही है, आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले से आपको पता है, 1-2 दिन हो गए हैं, PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक खातून सहाफ़ी के बारे में इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। आपको 100 दफ़ा इख्तलाफ हो सकता है किसी की राय से, किसी की सहाफ़त से, लेकिन इस तरह की बात करना मायूब है। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान एक खातून सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा, ख़वातीन सहाफ़ी जलसे कवर करती हैं तो PTI वर्कर्स उन्हें तंग क्यों करते हैं? इस पर इमरान, और ये वो खातून सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के जलसों की इतनी भरपूर कवरेज एक ज़माने में किया करती थी कि मतलब मीडिया में हाइप बनाने में इन जलसों की इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, कहना था कि वो वर्कर्स को हिदायत देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गरीदा फारूकी हुजूम में घुस जाती हैं और फिर कहती हैं तंग करते हैं। गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा तो होगा, आ बैल मुझे मार। We have to pause on this because अभी 2 दिन हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी बात हो रही है, बट आई कैन स्टिल नॉट बिलीव कि हमारे एक लीडर जिनको पाकिस्तानी ख़वातीन की इतनी भरपूर हिमायत है, पजीराई है, मतलब आगे आगे पेश होती हैं, वो उनको एड्रेस करते हैं अपने जलसों में। उन्होंने एक स्टेटमेंट के साथ मतलब कि हर चीज़ पे इन माय आइज़ पानी फेर दिया कि ख़वातीन उन जगहों पे जाएंगी तो हरास तो होंगी। बेसिकली उनका यही कहना था, इंस्टेड कि आप कहें कि हम ये स्पेसेस सेफ बनाएंगे आपके लिए, जो कि एक बैक ट्रैक मुल्क का एक मसला बना हुआ है। आपने इंडोर्स कर दिया इस बात को कि बहुत सी ऐसी जगह वहाँ हमको जाना नहीं चाहिए। एंड आई एम सॉरी, लेट मी से हियर कि हम वो किसी और जगह की बात भी नहीं कर रहे थे, वो PTI की गैदरिंग्स की बात कर रहे होंगे ना, कि ख़वातीन घुसती हैं, या गरीदा फारूकी की बात हो रही है। अगर वो मर्दों में घुसेंगी तो यानी आप अपने ही लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये वही जुलूस हैं जिसमें ख़वातीन को घरों से बाहर निकलने के लिए खान साहब बारहा इनकरेज करते हैं, और PTI इस बात पे बड़ा प्राइड लेती है, इस बात पे बड़ा फ़ख्र करती है, एंड राइटली सो, कि उनकी यहाँ ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरफ तो इस बात पे फ़ख्र करना कि हमारे जलसों में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भरपूर होती है, और दूसरी तरफ एक ही जुमले में ये कह देना कि ख़वातीन अगर मर्दों में घुसेंगी या इस तरह आप ही के जलसों में आएंगी तो फिर ऐसा होगा, तो उन तमाम ख़वातीन को क्या मैसेज जाएगा जो आपके जलसों में आती हैं, जो अपने घरों से उठ के मर्द अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को लेके आते हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मर्दों में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि मर्द तो रोबोट नहीं होते। वो तो पहली, वो तो एक जिसको कहते हैं ना, डिस्क्लेमर दे ही चुके हैं कि हमसे ना कुछ एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मतलब रोबोट थोड़ी है। तो अब ये सुन लें आप कि ख़वातीन जो वैसे भी जाती हैं, जो सहाफ़ी ना भी हो, जो इनके जलसे में भर भर के जाती हैं, उनके लिए भी सोचने की मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है क्योंकि खान साहब खुद कह चुके हैं कि ये तो हजूम आदमियों का होता है, अगर आओगे इसके अंदर तो फिर ऐसा तो होगा, यू आर अकाउंटेबल फॉर यू नो वट एवर हैपन्स। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, माशाल्लाह माजी में भी बहुत सी चीज़ें खान साहब जो हैं वो कहते रहे हैं इस किस्म की, जो हम आपको आज सुना। ये वैसे मर्द रोबोट नहीं होते, वर्जन 2.0 है।
men are not robots मतलब तो लिहाजा हम तो करेंगे, बिकॉज हम तुम्हारा काम है कि तुम मुड़ जाओ वापस, तुम चली जाओ वापस, क्योंकि हम तो इधर बैठे हैं और अगर तुम इधर आओगी तो हम तो ये करेंगे। 100% इनका यही मकसद था। अब वो अगर इसको एक्सप्लेनेशन इसकी देने की कोशिश करें या फिर इनके इर्द गिर्द जो इनके हैंडलर्स हैं या उनके मुशीर हैं व्हाटएवर, वो कहने की कोशिश करें सॉरी, खान साहब के मुंह से जो बात निकल आती है ना, दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली मीन्स, और फिर बार बार ऐसी बातें करते हैं तो वो इंडोर्स हो जाती है कि जो मैंने पहले कहा था ना, उसकी ये 2.0 वर्जन जो आप अच्छा पता है क्या मतलब एक ज़माना था 70s 60s, माशाल्लाह खान साहब टर्न्ड 70 दिस ईयर, तो उन्होंने अपनी जवानी में जो अरसा गुजारा है उसमें वाकई मैंने नो रोबोट्स नॉट रोबोट्स होता होगा, लेकिन अब टाइम्स हैव चेंज्ड एंड इंसान को वक्त बदलने के साथ अपने ख्यालात भी तब्दील करने पड़ते हैं। तो अब ये मैन आर नॉट रोबोट्स जवाज़ नहीं पेश किया जाता, क्योंकि अब हैरेसमेंट, अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, किसी का पीछा करना, जो चीज़ें एक ज़माने में रोमांटिसाइज किया करते थे ना लोग, लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़की को तंग कर रहे हैं, अब ये चीज़ें माशरों में एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे एक लव स्टोरी भी बना दी जाती थी, मतलब अब ये ज़माना तब्दील हो गया। ये वैसे तब भी नहीं था, ये भी एक सोच ही थी जिसमें क्या हुआ था। खैर, खान साहब का हालिया बयान एक मखसूस सोच का आकाश है, ये तो आपको समझ आ गई होगी। और कल और परसों हमने अपने प्रोग्राम में इस इशू पर इसलिए बात नहीं की कि शायद खान साहब की तरफ से कोई वजाहत आ जाए या उनके अपने दोस्त वजाहत या दिफा करें या कुछ, एटलीस्ट वो इस चीज़ को निगेट करें कि दिस इज़ नॉट व्हाट ही मेंट। ऑनेस्टली वी होप्ड कि इस किस्म की कोई चीज़ का है, बिल्कुल कह दें कि ये गलती से बात निकल गई है, ये होनी नहीं चाहिए थी, एंड दिस इज़ नॉट हाउ आई फील। नो, नथिंग लाइक दैट एट ऑल। इमरान खान के बयान पर हमारी राय तो बड़ी वाज़ेह है कि ये इंतहाई नामुनासिब और इसको वैसे और क्या कहा, सतही बात तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये उन तमाम ख़वातीन के लिए आपने पॉइंट टू पॉन्डर कर दे दिया है जो आपके जलसों में एक बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। मतलब आपके जलसे तो सेफ़ समझे जाते हैं ख़वातीन के लिए। आप लोग PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन का तस्करा करते हैं। छोड़ दें भाई, ये ऐसा शख्स जो वज़ीर आज़म के ओहदे पर रह चुका है, पहले तो हम इस बात पे सोच रहे हैं, वो मुल्क की 50% से ज़ायद आबादी के ख़िलाफ़ ऐसी सोच कैसे रख सकता है जो कि विक्टिम ब्लेमिंग के ज़ुमरे में आती है कि तुम खुद इधर आओगी तो फिर ये हो, फिर तुम जिम्मेदार हो कि इधर क्या होगा। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, क्लासिक केस ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग, दिस इज क्लासिक केस ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की ये सोच होती थी एक ज़माने में। मगर अब ट्रेजेडी ये है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो नौजवान हैं, सोच आपकी बुजुर्गों वाली है, अब ये सोच तब्दील हो गई है। तो मेरा ख्याल है इस पे ज़रा गौर कर लीजिए, और अब आज का जो नौजवान है उनको इन आइडिया से दूर रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर औरत किसी हुजूम में जा रही है तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि उसको छेड़ें या उसके साथ जो मर्जी करें, वो आपकी उल्टा जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा जी, आपको ये तो पता ही है कि ख़वातीन हमारे माशरे में वैसे ही इम्तियाजी रवैयों का निशाना जो है वो बनती हैं, और अगर इमरान खान जैसे मकबूल सियासी रहनुमा ऐसी बातें करते हैं तो ये ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों को मज़ीद बढ़ावा 100% ये तो हम मानते हैं। और इसके अलावा बहरहाल ऑब्वियसली हमने अपनी राय तो आपको बताई दी है, लेकिन हमने कुछ और ख़वातीन सहाफ़ियों से भी जानना है कि वो क्या सोचती हैं कि क्या मतलब गरीदा फ़ारूकी से मुतालिक इमरान खान के बयान को ये कहना चाहिए था खान साहब को। अच्छा, तो इस बयान को किस तरह देखती हैं? बहुत सारी ख़वातीन ज़ाहिर है जो इतने अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं, और हम उन चैलेंजेस का जिक्र तो कर सकते हैं, मर्द सहाफ़ी, मर्द जर्नलिस्ट व मीडिया वर्कर्स, लेकिन वो उससे गुजरे नहीं होते। तो ख़वातीन का ही पर्सपेक्टिव हमने लेने की कोशिश की है, और सबसे पहले आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी राय जानते हैं। देखिए जी, सबसे पहले राय सवाल ये है, और सारों को एक ही सवाल हमने कर रहे हैं कि क्या आप खान साहब से इत्तफाक करती हैं कि खातून सहाफ़ी मर्दों में घुसेगी तो जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी खुद है? जी, मैं बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ खान साहब के स्टेटमेंट से कि खातून सहाफ़ी जो हैं वो मर्दों में घुसी क्यों। ये एक माइंडसेट है, अनफॉर्चुनेटली ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि ख़वातीन के ऊपर जो या विक्टिम ब्लेमिंग जो है उसको बताना और करना और ये कहना। इससे पहले खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था बतौर वज़ीर आज़म कि अगर कोई खातून जो है वो इस तरह के कपड़े पहन के लोगों में जाती है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं या लोग जो हैं वो फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं
हैं जो उन्होंने जस्टिफाई किसी तरीके से करने की कोशिश की थी कि खवातीन जो है उनके ऊपर उनके रेप केसेस के हवाले से या उनकी हरासगी के हवाले से जो बात उन्होंने की थी, जिसको कि बहुत ज्यादा फिर तवज्जो भी मिली थी। लेकिन ये एक माइंडसेट है इसकी कि सिर्फ मजम्मत की जा सकती है कि आप हर चीज को जो है वो खवातीन के साथ जोड़ देते हैं। अगर उनके साथ कोई मसाइल हुए हैं, अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, अगर उनके साथ कोई हरासगी हुई है, अगर उनके साथ कोई जिनसी ज्यादती हुई है, तो आप विक्टिम ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा ये खातून गई क्यों थी बाहर। अगर कोई खातून सहाफी कवर करने के लिए गई है मर्दों में, उनको गालम गलोच हो रही है, तो कहेंगे कि अच्छा ये खातून सहाफी का मर्दों में क्या काम था। अगर कोई खातून सहाफी जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर उनको क्रिटिसाइज करती है या कोई बातचीत करती है या उनके पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफ करती है, तो फिर वो कहेंगे कि ये खातून है, खातून हो कि ये प्रोग्राम क्यों कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा माइंडसेट है जो काबिल मजम्मत है। इसका मतलब ये है कि औरतों के वजूद को तस्लीम नहीं किया जाता, और जब इतने हाई लेवल के ऊपर एक बड़ी पार्टी के सरबराह का ये स्टेट ऑफ माइंड हो, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किस तरह से फिर ट्रांसलेट होता है उनके वर्कर्स में, उनके ट्रोलिंग ब्रिगेड के अंदर। ज़बरदस्त अस्मा, 100% एटलीस्ट एज अ वुमन आई विल एग्री विद यू, बिकॉज चले खान साहब ने तो जलसों की बात की, यहाँ तो खवातीन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बाज़ारों, हस्पतालों, मतलब यू नेम इट, हर जगह हरास हो रही हैं। तो क्या वो घर जाके बैठ जाएं? इंस्टेड के आप ये स्टेटमेंट दें, ये खान साहब के लिए है कि वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग दीज स्पेसेस सेफ फॉर यू। इंडीड। वो ये क्या है? साथ मेहमान मौजूद हैं, तो हम अपना तबसरा ज़रा कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं अलीना फारूक शेख, और उनकी राय सुनते हैं कि वो इस स्टेटमेंट पर क्या कह रही हैं। नहीं जी, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करती। और ख़ान साहब की स्टेटमेंट, आई वोंट मिन्स माय वर्ड्स, बहुत ही गलीज़ स्टेटमेंट है। और इससे मतलब ये डिराइव किया जाता है कि प्रोफेशनल ख़वातीन, चाहे वो किसी भी फील्ड में हों, क्योंकि मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है और ज़्यादातर हमें मर्दों के साथ काम करना पड़ता है, वो बाहर जाती हैं, वो मर्दों के साथ काम करती हैं, तो उनके साथ कोई भी कुछ भी करने के लिए एंटाइटल्ड है, खुली आज़ादी है उनको, क्योंकि वो यहाँ पर आई हैं। और अगर वो आ रही हैं तो उसकी खुद जिम्मेदार हैं, मर्दों को कुछ कहा भी नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पे सहाफ़त के लिए तो मैं इसलिए कहूँ क्योंकि सहाफ़ी का काम यही होता है कि ख़बर के पीछे जाना, उसकी तगदो में आपको फिर ख़तरनाक जगहों पे भी जाना पड़ता है, आपको मर्दों के पीछे भी। पर्सनल इंस्टेंस शेयर करूँगी, हम जलसे कवर करने के लिए जाते रहे हैं, PTI के भी, दीगर जमातों के भी। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जब हम ऐसे जलसों में जाते हैं जहाँ पर लीडरान ये कहते हैं अपने सपोर्टर्स से, वो लोग जो जलसों में आए होते हैं, कि जो तुम्हारे दरमियान में खातून है, या वो बायस्ड है, या वो लिफाफा है, या फिर वो यहाँ पर घुसी है, तो तुम लोग उसके साथ जो मर्जी करो, वो जिम्मेदार है उसके साथ जो होगा, क्योंकि वो केयरफुल नहीं थी। तो फिर सपोर्टर्स को जवाब मिल जाता है और वो आके बदतमीज़ी करते हैं। सो ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए, ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और खान साहब ने जो बात की है वो एब्सोल्युटली इंटॉलरेबल है। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया कि जब एक ट्रेंड चलाया जाता है किसी भी खातून सहाफ़ी के ख़िलाफ़, और अगर वो उसी पार्टी के जलसे में मौजूद हो, या एक चैनल के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई जाती है और उस चैनल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कारकुनान उस जलसे में मौजूद हो, तो फिर वो इजी टारगेट समझ लेते हैं। फिर तो एक एंडोर्समेंट हो जाती है ना कि हाँ, करो जो करना इनके साथ जो करो करना है। अफसा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कह रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। पहले मैं उम्मीद ये कर रही थी कि इमरान खान साहब ने ये जुमला ना बोला हो, लेकिन कुछ जो जर्नलिस्ट इस मीटिंग में मौजूद थे उनसे बात की तो पता चला कि उन्होंने एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिपोर्ट किए हैं जो इमरान खान साहब ने कहे। इससे पहले ऑन रिकॉर्ड खान साहब के बयानात थे जो उन्होंने कहा था कि आदमी को रोबोट तो नहीं होता, खवातीन को अपने लिबास के हवाले से एहतियात बरतनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। ये इस बयान को भी देखें। और अगर अब जो उन्होंने कल बात की है गरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से और सलीम साफी साहब के बारे में, जेनेरिक स्टेटमेंट्स वो अपनी सियासत के साथ जोड़कर सहाफियों पर लिफाफा लेने का इल्जाम तो लगाते आए हैं, लेकिन जो उनके जेंडर बेसिस के ऊपर जो उनके आइडियाज हैं वो मेरी नजर में बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है इमरान खान साहब के। तो आज मैं बतौर एक औरत इस प्रोफेशन से मुंसलिक, मीडिया के प्रोफेशन से मुंसलिक एक खातून के बहुत तशवीश का शिकार हूं कि जो बात इमरान खान साहब ने कही है, उनके जो चाहने वाले बहुत बड़ी अवाम, एक जो सपोर्टर है जिसमें ज्यादा बड़ी तादाद यंग लोगों की है, यंग नौजवान लड़कों की भी है, वो औरत को किस नजर से देख रहे होंगे। कल को कोई औरत उनका जलसा कवर करने जाएगी तो वो ये कह देंगे कि आदमियों में घुस क्यों रही हो, आप बैल मुझे मार वाली मिसाल बन रही हो।
पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, मेरा एहतजाज पीटीआई की खवातीन से भी रहता है जो बहुत थोड़ी तादाद में है। शायद एक यही वजह है कि पीटीआई में बहुत ज्यादा तादाद में खवातीन ना उनकी हुकूमत के अंदर कैबिनेट में शामिल थी और ना ही पार्लियामान में नजर आई। शायद पीटीआई के अंदर भी डिस्करेज किया जाता है कि खवातीन आगे आए, क्योंकि पीटीआई में भी मर्दों का एक झुमगट्टा जमा है, तो उन मर्दों के दरमियान औरत घुसने की जिसारत कैसे कर सकती है जब उनकी पार्टी के लीडर का ही इस बारे में ये ख्यालात हैं। तो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल मेरे लिए हुमा आपके लिए भी ये बतौर खवातीन ये बहुत परेशानी की बात होगी, और अब्दुल्ला जैसे वो मर्द हजरात जो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और इक्वालिटी के ऊपर यकीन रखते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी की बात होगी। लेकिन काश सब लोगों के लिए ये एक बहुत तशवीश की बात होती, क्योंकि हम इस फील्ड के अंदर पहले ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने ऐड ऑन किया है। मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को न सिर्फ अपने अल्फाज की वजाहत करनी चाहिए, बल्कि तमाम खवातीन से जो मर्द हजरात के शाना बशाना काम करती हैं, उनको टफ टाइम भी देती हैं और लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर भी अब काम कर रही हैं, उनसे इमरान खान साहब को अपने अल्फाज पे माजरत करनी चाहिए। I guess nothing more needs to be said. Very precisely described, Absa. Moving on, we have Shifa Yousafzai with us. देखिए, मैंने बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, मैंने लोगों से भी पूछा कि ये मीटिंग क्या थी और इसमें क्या डिस्कशन हो रही थी। मुझे ये बताया गया कि कुछ जलसे वगैरह की कुछ बात हो रही थी, लेकिन अनलेस आई एम श्योर कि क्या बात हो रही थी, क्या डिस्कशन हो रही थी और वो डिस्कशन अवेलेबल हो पब्लिक के लिए ताकि वो उस पर ओपिनियन मेक कर सके, मेरा ख्याल है उससे पहले मैं ये जजमेंट तो नहीं दे सकती कि इमरान खान एक मिज़ोजिनिस्टिक आदमी है। इस 25 सेकंड के क्लिप पे हम ये बैठकर बात कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। 25 सेकंड से पहले क्या बात हो रही थी और इस 25-30 सेकंड के बाद क्या बात हुई है, उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर इमरान खान साहब को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई आपने कहा औरत की जिम्मेदारी है, औरत अपना ख्याल रखे। देखें, किसी हद तक हमारी सोसाइटी में अभी वो लेवल ऑफ आइडियलिस्टिक जो सोसाइटी है वो हमने अचीव नहीं किया है, और इससे मैं चाहे कहूँ या आप कहें, अग्री आप सब मुझसे इस बात पे करेंगे कि हमारी सोसाइटी में आज भी औरत का रेप होता है, आज भी औरत अनसेफ है। हमारी सोसाइटी में अगर आज भी मगिंग होती है, स्नैचिंग होती है, और ये मर्दों के साथ भी होती है, सिर्फ औरतों के साथ नहीं होती। तो हमें, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि हमारा अदालती निज़ाम कितना मौसर है मुझे या किसी औरत को इंसाफ दिलाने में, तो वो भी हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो भी कहना था, रियासत मदीना की वो बात करते हैं, तो रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना में औरत की सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी, ट्रांसजेंडर्स की सेफ्टी, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी सेफ्टी प्राइम कंसर्न हुआ करती थी उस वक्त हुक्मरानों की रियासत मदीना में। तो उस रियासत मदीना का हम मजाक उड़ाते हैं जब वो ये बात करते हैं। इमरान खान साहब का मजाक उड़ाते हैं, बेसिकली रियासत मदीना का नहीं, इमरान खान साहब का हम मजाक उड़ाते हैं जब वो अपना आइडियल ये अप्रोच दिखाते हैं हमें कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान को। तो वो पाकिस्तान को एक सेफ स्पेस बनाना चाहते हैं एक औरत के लिए कि वो अकेली घूम सके जहाँ पर वो जाना चाहे। तो मेरा ख्याल है ये मतलब है। मैं इस छोटे से क्लिप पे बेस करके जजमेंट नहीं दे सकती कि इमरान खान इज अ मिज़ोजिनिस्टिक मैन। आप अपनी राय नहीं इस पे दे सकती। वैसे अब्सा भी अभी बता रही थी कि उन्होंने कंफर्म किया मीटिंग में जो लोग मौजूद थे, और ये रिपोर्ट हो रही है एज इट इज़ लाइन, और इसकी कोई तरदीद नहीं आई। तो जब तरदीद नहीं आई तो इसका मतलब है कि ही मस्ट हैव सेड इट एंड ही हैज सेड इट। अच्छा जी, अस्मा, अब्सा और शिफा एंड अलीना से हमारी अभी बात हुई है और आपने उनके व्यूज़ तो सुन ही लिए हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल बी जॉइंड बाय बेनज़ीर शाह। अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम खान साहब के उन कमेंट्स पर ज़रा ख़वातीन का पर्सपेक्टिव जान रहे हैं जब उन्होंने कहा कि अगर ख़ातून गरीदा फ़ारूकी का उन्होंने नाम लिया मर्दों में घुसेगी तो फिर ऐसा तो होगा। बाय द वे, गरीदा फ़ारूकी जब मर्दों में घुसकर, खान साहब जिसको मर्दों में घुसना कहते हैं, वैसे वो ख़वातीन अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभा रही होती हैं। जब जलसे कवर करती थीं, जब खान साहब ने अपना धरना दिया था या मार्च किया करते थे, और जब तक खान साहब का मौक़िफ़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एज़ एन जो खान साहब की मर्ज़ी है उससे अलाइंड मौक़िफ़ गरीदा फ़ारूकी पहुंचाती थी तो तब सब ठीक था। अच्छा, तब खान साहब गरीदा फ़ारूकी को बनी गाला बुलाकर उनके साथ नाश्ते पे रिकॉर्डिंग कराया करते थे। मतलब आवाम है सब और बताते थे कि मैं कितने पराठे और कितने आम खाता हूँ नाश्ते तो हमें वो उस पर रिवर्ट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे सामने है, सब कुछ आपके सामने है। एनीवे, हमने काफ़ी प्रोमिनेंट ख़वातीन से पूछा कि उनकी क्या राय है। वी हैव बेनज़ीर शाह विद अस राइट नाउ। बेनज़ीर जी, बताइएगा। देखिए, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई ये सुन के, ये बयान जो उनका आया है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार हमें ये बता चुके हैं कि वो मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं। कभी वो कहते हैं मर्द रोबोट नहीं होते, कभी वो कहते हैं कि ख़वातीन अगर ऐसे कपड़े पहनेंगी तो फिर ऐसा ही होगा।
तो वो जो मुल्क की 50% आबादी है उसके बारे में ये राय रखते हैं कि वो ख़वातीन को मैसेज ये भेज रहे हैं कि उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, उनको मीडिया में नहीं आना चाहिए और उनको घर बैठना चाहिए, क्योंकि गरीदा फ़ारूकी हजूम में घुस नहीं रही थी, गरीदा फ़ारूकी रिपोर्टिंग कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी। और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसको हमें बार बार इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई इमरान खान साहब कोई आम सियासतदान नहीं है, वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं जो कह रहे हैं कि मुझे फिर से वज़ीर आज़म बनाओ मुल्क का 5 साल के लिए, और वो मुल्क की 50% आबादी के बारे में ये राय रखते हैं कि वो उनसे कह रहे हैं कि आप घर बैठें। तो मैं तो कहूँगी कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं आजकल कि ख़वातीन जो है वो कितनी बहादुर हैं और वो हमें दिखा रही हैं कि वो कितनी बहादुर है। आप ईरान में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें, हमारी अपनी जो ख़वातीन हैं, जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, जो वकील हैं, आसमा शराजी को ले लें, अंबर शमसी को ले लें, रीमा उमर, मेमल सरफराज, गरीदा फ़ारूकी, अब्सा कोमल, इनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के गलीज़ और गंदे ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलते हैं, लेकिन फिर भी ये रोज़ जाती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, अपना काम करती हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो कहूँगी ये बहुत ही बहादुर ख़वातीन हैं। सर्टनली बहुत बहादुर ख़वातीन है। बहुत शुक्रिया आपका बेनज़ीर शाह। खैर ये तो था मुख्तलिफ़ ख़वातीन का पर्सपेक्टिव जो इस फील्ड से, मीडिया से एसोसिएटेड हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे पास और भी बहुत सी बातें हैं, सो हम तो इस बात पे 2 घंटे और तकरीर कर सकते हैं। 2 घंटे और कर सकते हैं। मतलब एवरी टाइम विमेन इन आवर कंट्री टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड कि वो कुछ कर रही हैं और कुछ उनको सराहा जा रहा है, कुछ आगे बढ़ रही हैं, तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स ना उनको 4 स्टेप्स पीछे ले जाती हैं। इसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट एनीवे वी शैल मूव ऑन। वी सर्टनली शुड मूव ऑन। वैसे मुझे अचानक से कल की मिसाल याद आ गई कि कल हमारे सेट पे 10 साल की एक स्कॉच प्लेयर महानूर अली मौजूद थी जो एक पख्तून घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी वालिदा यहाँ थी, नकाब करती हैं, और उन्होंने अपनी तमाम बच्चियों को अपने शौहर की सपोर्ट के साथ स्कॉच प्लेयर बनाया है और दुनिया में वो पाकिस्तान का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रही हैं। मतलब अगर आप हमारा ही प्लेटफॉर्म देख लें तो ओवर द इयर्स हम कितनी बच्चियों को, यंग लड़कियों को हु आर चैम्पियंस और एस्पायरिंग चैम्पियंस स्ट्रगल कर कर मेहनत करके आगे आई हैं, और इस किस्म की एक स्टेटमेंट से आप देखें कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जहां ऑलरेडी उनको अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में कितनी लड़ाई करके आगे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ ये एक स्टेटमेंट आती है और सब चीज़ों में पानी फिर गया। बड़ी बूमर्स ही है ना, बूमर्स थॉट है, बूमर जन, हाँ, मतलब 70 इयर्स ओल्ड हैं खान साहब, बूमर्स ही हुए, बहुत ही कुछ। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी खबर है और बताना हमने आपको ये कि व्हाट आर यू डूइंग इफ यू हैवंट वॉच्ड मौला जाट? आस्क मी, आई हैवंट। What are you doing? ठीक है, तो आपने नहीं देखी है, मेरा वैसे पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए you would be the one who is missing. You are the one who is missing it out. I'm at a loss right now. जी जियो फिल्म्स की पेशकश, लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की प्रोडक्शन द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जी बन रहे हैं। 4 दिन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 62.5 करोड़ रुपए समेट लिए हैं। 62.5 रिपोर्ट, जो कि आप कह रहे थे मोर देन 62 मिलियन रुपीस, और 25 ममालिक की 500 से ज़ायद स्क्रीनों पर ये खिड़की तोड़ नुमाइश जो है वो जारी है। हम बिल्कुल वही टर्म्स यूज़ कर रहे हैं जो एक्चुअली हो रहा है, और दुनिया भर में शायकीन इसे बेहतरीन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म करार दे रहे हैं। और वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम एनीबडी कि ये फिल्म बकवास है और इसको देखने की जरूरत है। मतलब एवरीबडी जो, कोई मतलब एक तो राय आ जाता है ना, कोई एक क्रिटिक आ जाता है सामने, नहीं, क्रिटिकल स्केप्टिक्स भी होते हैं ना, वो भी कह रहे हैं भाई देखनी तो है, जो है ये देखने के काबिल है। अच्छा, और एक बात बताऊं भाई, बहुत से लोगों की, सभी की मौले की तो दाद मिल ही रही है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि हमजा अली अब्बासी ने मेला लूट लिया। आई थिंक दे शुड एक्चुअली कंसिडर अ स्पिन ऑफ विद नूरी नत, उसकी अपनी कोई मूवी होनी चाहिए। मतलब पीपल आर इन ऑ हमजा ने, वो कह रहे हैं उनके बकौल जिस तरह काम किया है और जो उनका गेटअप है। प्लान बनाए भाई, कब आपने देखनी है, वीकेंड तो आ ही गया और हम ले रहे हैं ब्रेक।
वेलकम बैक। और आपको बताएं कि इमरान खान इस्लामाबाद मार्च के लिए बज़िद है। दूसरी तरफ तारीख बताने से इनकारी हैं और हुकूमत का दावा है कि वो एहतजाज से निमटने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही खदशात का भी शिकार है। और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत तौहीन अदालत का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च पर अदालती अहकामात नहीं माने और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वो एक और लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं जो अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी है और दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज करेगा। वैसे आपको बताएं कि खान साहब 25 मई के मार्च से मुतालिक खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके कारकुनान हथियारों से लेस थे और गोली भी चल सकती थी। जनाब, इसके बावजूद इमरान खान की जानिब से दोबारा इस्लामाबाद आने की बातें क्या की जा रही हैं, आपको पता ही है वो कब से कह रही हैं फाइनल कॉल होगी। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात इस सिलसिले में देते रहते हैं। इसी पर बात करते हैं मुआविन खुसूसी बराए इंटीरियर अफेयर्स इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इरफान साहब, अब इमरान खान साहब के मुमकिना लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ केस की समाअत शुरू हो रही है। बुनियादी तौर पर हुकूमती इस्तदा क्या है और क्यों बाय द वे आप एक जमहूरी माशरे में एक सियासी जमात को एहतजाज के हक़ से महरूम करने पर तुले हुए हैं? देखें, ये किसी का कानूनी हक नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च के नाम पे कोशिश करे कि असेंबलियां जो है उनको तोड़ दिया जाए ज़बरदस्ती और फिर इलेक्शन फोर्स किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कराने का तो एक ही तरीका है और वो ये है कि हुकूमत वक्त अगर असेंबलियां तहलील करे और या फिर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये जलसे जुलूस के ज़रिए असेंबली को ख़त्म करने की कोशिश करें और पहले इलेक्शन कॉल करें। हाँ, अगर आपको बहुत शौक है कि आप इलेक्शंस में जाना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले असेंबली में जाएं और आपके जो असेंबली में जो भी मेंबरान हैं उन सब की मेजॉरिटी के साथ उनके से हम मशवरा होकर अगर आप उनको राज़ी कर सकते हैं हुकूमत को, तो फिर हुकूमत असेंबली तहलील कर सकती है। लेकिन इस तरह नहीं किया जा सकता जिस तरह वो कर रहे हैं और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको कहा है और जस्टिस अतर बिन अल्लाह का भी एक फैसला है, उन दोनों फैसलों से ही ये क्लियर है कि भी आपने अगर अपना कोई रोल अदा करना है तो असेंबली में करना है। नेशनल असेंबली बनी इसलिए हुई है कि एक शख्स जो एक बड़ी पार्टी को लीड करता है और उसके बहुत सारे मेंबरान असेंबली में है, तो फिर वो ये नहीं कर सकते कि वो असेंबली में ना जाए और सड़कों पे चले जाएं। तो ये गैर आईनी चीज़ है। तो इसके लिए अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत की रिट को कमज़ोर किया जाए तो नेचुरली हुकूमत इस बात की इजाज़त नहीं देगी उनको। इरफान कादिर साहब, 25 मई के मार्च पर जो हुआ था सबके सामने है। अदालती अहकामात तोड़े गए, हुकूमत उस पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चाहती थी, लेकिन उस वक्त तो ये ना हो सका। क्या अब भी इस मामले में कार्रवाई की ख्वाहिश है या अब नए इशू पर फोकस किया जा रहा है? हुकूमत ने नहीं कहा, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था। इन्होंने जज ज़ेबा के खिलाफ कुछ बातें, नाजेबा बातें जज ज़ेबा के खिलाफ की थी और उसके बाद फिर खान साहब जो हैं, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई कि ये आपने किया क्या है, तो फिर जब वो इस सारी चीज़ से घबराए तो उन्होंने जाके वहाँ पे जज ज़ेबा से फिर माफ़ी मांगी और ये पहला NRO। अब आप लोग इसको रोकने के लिए इतना एडमेंट हैं तो क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे खान साहब को? जी देखें, इसमें अगर ताकत का ऑप्शन जो है हुकूमत नहीं इस्तेमाल कर रही, हुकूमत दिफा करेगी और अगर खान साहब ने ताकत के बलबूते पे कोशिश की कि वो किसी तरह से अपने मकासद में कामयाब हों तो फिर हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त उनको नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। ये तो देखना ही पड़ेगा कि होगा क्या, लॉन्ग मार्च कब होगी वो भी देखना पड़ेगा। अभी तक तो उसकी भी कोई अच्छा, आज लार्जर बेंच दोपहर में समाअत करेगा इस मामले की, सो उस पर भी आपको बाखबर रखेंगे। अच्छा जी, अभी हमें हेडलाइन ब्रेक लेनी है, कुछ देर में वापस आ रहे हैं। Let's talk about cricket, guys. अच्छा, क्रिकेट में हमने आपको पिछले घंटे में याद है ना बताया था कि हमारी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो अब ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंच
पहुंच रही है, ऑन देयर वे है। तो जो ब्रिस्बेन में उनका प्रैक्टिस सेशन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहाँ हमने आपको ये भी बताया था कि मैथ्यू हेडन जो है उन्होंने उनकी बड़ी दावत की थी। उनका होम टाउन है ना, वो उनका घर है वहाँ पे। तो इस बार जी ये हुआ है कि उन्होंने हमारे अपने शाहीन शाह अफरीदी को क्या लक़ब दिया है, प्रीमियम बॉलर का उन्होंने खिताब दिया है। और ये हुआ है जी पीसीबी की जानिब से शेयर की गई एक वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। फिर किट्स आ गई सामने, बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ा ही इनके इंटरेस्टिंग कलर रखता है। स्क्रीन जो है ना वो ब्राइटन अप से हो जाती है। खैर मैथ्यू हेडन जो हमारे मेंटोर हैं, उन्होंने हमारे लड़कों से चिट चैट की है और शाहीन से उनकी क्या गपशप लगी है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, सुनिए ज़रा। What's my nickname for you? Premium. Premium. So talking about bounce. Yeah, bounce is very good. After 2 months, like starting bowling and enjoying here. You're like a little kid. Well, we love you. Keep going, brother. You're like a little kid. क्योंकि ऑब्वियसली इंजरीज वगैरह भी हो ही जाती हैं जिस तरह बच्चों को होती हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग हमें लगी एंड इट वाज गुड ऑफ पीसीबी टू शेयर इट बिकॉज यू नो इतना बड़ा इवेंट है, इतनी टेंशन हमें हुई होती है, लेकिन दे आर आल्सो हैविंग अ रिलैक्सिंग। अच्छा, आप चूँकि टेंशन की बात कर ही रही हैं तो मैं आपको और टेंस करता हूँ। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच से पहले क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो है वो तनाव ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है, और जब तनाव बढ़ता है तो मैच पे मुझे लगता है और ज़्यादा असरअंदाज होता है ये सारा मामला। आई होप नॉट ऑन द टीम्स बट एटलीस्ट स्पेक्टेटर्स और शायकीन जो है ना वो बिला वजह तो नहीं, नॉट सो, बट एक टेंशन में आ जाते हैं। भारत की जानिब से एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ख़त लिख दिया है। हमने आपको कल भी बताया था, जिस पर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। पीसीबी के मुताबिक इवेंट की मुंतकली का बयान आईसीसी और एसीसी को तकसीम करने के बराबर है। भारत के इस फैसले से अगले वर्ल्ड कप समेत भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान टीम की शिरकत पर भी असरात हो सकते हैं। सो पीसीबी हैज़ टेकन अ स्टांस दिस टाइम कि अगर इस मरतबा टिट फॉर टैट होगा। तो सवाल ये है कि ये बिल्कुल तब हुआ है ये सारी गुफ्तगू जब हमारा मैच जो है ये संडे को होने वाला है। सो द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज़ कि क्या प्लेयर्स पे, क्या हमारे क्रिकेटर्स पे भी इसका कोई असर पड़ सकता है कि नहीं। हमें ज्वाइन किया इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर और स्टार लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुश्ताक अहमद साहब, हम बात बिल्कुल यही कर रहे हैं कि क्रिकेट में पाक इंडिया मैच से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता, और इस वर्ल्ड कप में भी सबकी नज़रें ऑब्वियसली इसी पे एटलीस्ट हमारी तो हैं, लेकिन इससे ज़रा पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा रवैया इख्तियार किया है कि पाकिस्तान बोर्ड के साथ जो है वो तलखी सी पैदा हो गई है। तो क्या ऐसे मामलात का प्रेशर असर जो है वो खिलाड़ियों पर भी पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये अच्छी बात नहीं है। बीइंग हम कहते हैं ना कि जो गेम है, स्पोर्ट्स है, वो लोगों को इकट्ठा करती है, और आई थिंक एशियन काउंसिल को और आईसीसी को और जितने भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड है, उनको चाहिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ नॉट ओनली पाकिस्तान को सपोर्ट करें बल्कि अपने तौर पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि दिस इज नॉट फाइन एक्चुअली, बिकॉज गेम से बड़ा स्पोर्ट्समैन तो अपने सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो स्पोर्ट्स को इकट्ठा करती है, स्पोर्ट्स ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। तो आई थिंक इसका प्रेशर तो डेफिनेटली होता ही होता है, बट आई थिंक ओवरऑल इंडिया को ये सोचना चाहिए कि दिस इज नॉट राइट थिंग फॉर पीपल एंड दिस इज नॉट राइट थिंग फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट बेसिकली। अच्छा मुश्ताक भाई, अब पाकिस्तान इंडिया के बड़े टाकरे से मुताल्लिक शायकीन के लिए एक और टेंशन भी है, और खबर ये है कि उस दिन बारिश की प्रेडिक्शन है तो अगर बारिश होती है या इवन मौसम अबर आलूद होता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा इसका? देखिए, अगर छोटी गेम हुई तो वो पाकिस्तान को ज्यादा सूट करती है। उसकी मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग ज्यादा तगड़ी है। हम अपने 4 बॉलर्स को 2-2 ओवर के स्पेल से भी करें तो अगर 5 ओवर का 7 ओवर का गेम होता है तो आई थिंक ये, क्योंकि मिनिमम 5 ओवर का गेम तो होता ही होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान को छोटी गेम में ज्यादा इफेक्टिव फायदा होगा इंशाल्लाह। तो ओवरऑल देखा जाए बारिश पे कोई जो चीज कंट्रोल में नहीं, आपके यू कैन नॉट कंट्रोल दोस थिंग्स। ऑलवेज आई बिलीव दैट एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ कोच, आई ऑलवेज से टू द प्लेयर्स आल्सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। सो वो आपको कंट्रोल करनी चाहिए, बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में। अगर बारिश हो जाती है वी कांट हेल्प इट। बाकी ओवरऑल ये नेव ऑफ गम जो ये गेम है, ये नर्व्स की गेम है, और नर्व्स की गेम को चलाने के लिए आई थिंक प्लेयरों का टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। और ये गेम इंडिया पाकिस्तान के हमेशा टेम्परामेंट ज्यादा अफेक्ट करता है, दलेरी ज्यादा अफेक्ट करती है रादर देन स्किल।
अच्छा ये भी बताएं कि 40-45 मैचेस वाले टूर्नामेंट में ये मार्जिन कम ही होता है कि ज़्यादा रद्दोबदल किया जा सके, लेकिन बड़े मैचेस में मौसम ख़राब होने की पेशगोई हो तो क्या ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मैच मुंतकिल या मुलतवी मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया जाए? आई थिंक ये क्योंकि ये पहले से शेड्यूल होता है और राउंड मैचेस जो होते हैं ना, राउंड मैचेस में आपको ये पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपको कैरी ऑन करना पड़ता है, दोनों टीमों के लिए होता है। ये सेमीफाइनल फाइनल की बात हो तो तब आपको रिजर्व डे होता ही होता है वो। आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आई थिंक लॉ यही कहता है कि ये जो चीज़ आपके आगे बारिश ना हुई तो देन तो आई थिंक ये फिर लंबा टूर्नामेंट हो जाता है। और आजकल आपको पता है जैसे आईसीसी और जितना क्रिकेट बोर्ड की कमिटमेंट्स हैं, आई थिंक वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान की टीम अच्छी लग रही है जो श्रीलंका में जीत के आई है, सॉरी न्यूजीलैंड में जीत के आई है सीरीज, उसका कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान के बैट्समैनों को बॉलर्स को मिलेगा। एंड ये पाकिस्तानी हम सबको पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह विश देम बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह दे विल डू सो वेल फॉर अस इंशाल्लाह जी। थैंक यू मुश्ताक भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा आपको पता है ना हम एक मामले पे बात करते हैं और जैसे ही आपकी उसमें अटेंशन हम ले लेते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है तो हम कहते हैं नहीं ये बात तो सुन ली है आपने, अब ये आगे चलो और एक और बात हम आपको बताते हैं। और बात ये है कि आजकल सियासत में बैकडोर नेगोशिएशंस की बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ऑल्दो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है बाई इलेक्शंस में, लेकिन इस्लामाबाद मार्च के लिए वो अभी भी पुरअज़्म है। लेकिन साथ साथ ये जो पसे पर्दा मामलात तय होने की बातें हैं ना, ये भी गर्दिश कर रही हैं। इस सिलसिले में क्या कहते रहे हैं पहले वो सुनिए ज़रा। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वह नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो। जो एनआरओ मिल गया अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। अली खान साहब ने तो ये कहा, लेकिन साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इमरान खान ने अपने साथियों को, ये उनका कहना था, आसरा देने के लिए मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात जो है ना वो कोई नहीं हो रहे। ये अपने साथियों को आसरा कराने के लिए जो है इन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है एक दो मुलाकात इनके अपनी शनासाई के बलबूते पे जो है या कोई पुरानी शनासाई की वजह से हुई है एक दो मुलाकात, लेकिन वो इनके अपने आपस के मशवरे थे। कोई ये जो मुज़ाकरात वाली बात उसमें नहीं थी। उसमें 3 आदमी इनके थे और बाकी जो इनके शनासा थे वो थे, और कोई नहीं था। इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे, इस वक्त कोई इम्कान नहीं है री इलेक्शन का। अच्छा वैसे शाहजेब के साथ भी राना सना के अलावा किसी और को चौंक गया कि अच्छा ये कब हुआ। अच्छा साथ ही हम आपको ये बता दें कि रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने तो खान साहब की मुश्किल बिल्कुल आसान करते हुए बिलाखिर इंतखाबात की तारीख ही दे दी है। अब क्या कहा ये भी सुने। इंतखाबात होंगे नवंबर में इंशाल्लाह ताला 2023 तो मैंने वक्त बता दिया आपको। नहीं वो देखें वक्त जो है ना उसी वक्त पे होगा। इमरान खान को बहुत जल्दी है इलेक्शन की, तो बहुत आसान फार्मूला भी है। वो पंजाब असेंबली तोड़ दे, पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा। वो केपीके की असेंबली तोड़ दे, केपीके के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब ये तो कोई बात नहीं है कि जो चीज़ वो कर सकता है वो तो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर सकता है वो कहता है कि ये करके दो मुझे। तो ये लाडलों के जो नाज नखरे हैं ना वो उठाने वाले दौर गुजर गए और अब इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि आवाम के बलबूते पर वो सियासत करे। वैसे फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है। और फिर उन्होंने कहा 2023 तो बहुत ही आगे की बात लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया इफ ही वांट्स पंजाब सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है, आप पंजाब में इलेक्शन करा लें, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा लें। सो खैर इमरान खान इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर आपको पता ही है ज़रा गुस्से में हैं। अब वो अक्टूबर में ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो इससे पहले बारहा कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो है ना वो अक्टूबर में ही होगा, नवंबर में नहीं जाएगी बात। बार बार इस्लामाबाद की तरफ वो इशारा क्या बता रहे हैं, तैयार रहने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस मरतबा जो हमारा मूड होगा ना वो पहले से ज़्यादा जारहाना होगा।
सोच ही लें फिर, मतलब पहले क्या था और अब कहाँ पहुँच सकता है, तो ये भी एक देखने वाली बात है। और आपको ये भी याद है कि फवाद चौधरी से एक इंटरव्यू ने पूछा कि इतने लोग होंगे, तो उन्होंने कहा हम नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर वो क्या करें, कुछ भी करें, कहाँ भी जाएं, पार्लियामेंट में चढ़ाई करें या पीटीवी पर हमला करें, जैसे कि पहले भी हो चुका है, तो वी कांट रियली गारंटी एनीथिंग। और लेट्स सी कि ये मामलात कुछ लोग की बुनियाद पर हल होते हैं। अच्छा, ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी या मुज़ाकरात की बात हो रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी मुज़ाकरात ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी पता करना बड़ा ज़रूरी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी हमारे साथ हैं। आज़मा साहबा, इमरान खान ने दावा किया है कि बैक चैनल से नवाज शरीफ से बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने, हाँ इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। तो इतने वैसे कशीदा माहौल में मुज़ाकरात हो भी जाएँ तो बेहतर नहीं होगा, मतलब एक सेटल हो जाएगा मामला। आप समझ नहीं पाए इमरान खान साहब की बात तो कम नहीं हम करते। वो सियासी लोगों से बात करने के कायल नहीं है, वो गैर सियासी लोगों से बात करने के कायल हैं। और बैकडोर चैनल से वो जिनको गाली देते हैं उनको शाम को जाकर बैकडोर चैनल से उनसे मिलकर तरले मिनते करते हैं, उनके गिट्टे गोडे पकड़ते हैं। सो नवाज शरीफ साहब से कोई बैकडोर मुज़ाकरात उनके नहीं हो रहे। और अगर उनको बैकडोर मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर तो कोई आईनी जमहूरी बात करनी हो, उसके लिए पार्लियामेंट का फ्लोर ही बना छोड़ते और अब भी दोबारा आ सकते थे अगर वो पार्लियामेंट में आना चाहते तो। लेकिन उनको जो है वो ना आवाम की ताकत पे भरोसा है, ना उनको अपनी लीडरशिप पे भरोसा है, ना अपनी पार्टी पे भरोसा है। इसीलिए कभी हलफ लेते फिर रहे हैं, कभी बैकडोर चैनल से जो है वो मिनते तरले कर रहे हैं, और जो है वो बैकडोर से हमेशा हुकूमत में आए हैं और वो बैकडोर से हुकूमत में दोबारा आना चाहते हैं। सामने से जो है वो ना आने की उनके अंदर हिम्मत है, ना ताकत है। इस पे तो वैसे आज़मा साहिबा सारे सियासतदानों को तशवीश होनी चाहिए। बैक डोर अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत को एज़ इट इज़ जैसे वो है उसको सही मानों में परवान चढ़ना चाहिए। अब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब आपको पता ही है, बस वो कह रहे हैं किसी भी वक्त कॉल दे दूँगा, लेकिन इस दफ़ा राना सना भी वो कह रहे हैं कि नरमी तो नहीं बरतेंगे कोई। वैसे हुकूमतों का काम होता है तहम्मुल दिखाना, जो आज रवैया इख्तियार करेंगे कल वो आप लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ज़रा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, माकूल शख्स के साथ माकूल बात होती है और नामाकूल शख्स के साथ माकूल बात करके ज़ाया होती है, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं। इमरान खान साहब जो है वो कोई सियासी बात तो कर नहीं रहे। वो लॉन्ग मार्च क्यों करके आना चाहते हैं? वो आकर जो है वो यलगार क्यों करना चाहते हैं कैपिटल पे? यकीनन वो कैपिटल को सीज करना चाहते हैं। और क्या ये माकूल बात है कि कैपिटल जो है उसका मुहासरा किया जाए? ये क्या ये माकूल बात है कि जत्थे के ज़ोर पर जो है हुकूमतें चेंज की जाएँ? क्या ये माकूल बात है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें? तो ये तमाम गैर माकूल बातें हैं। और इसीलिए देखिए, इस रियासत पाकिस्तान आज हम हैं, कल कोई और हुकूमत में हो सकता है, लेकिन रियासत पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रहना है। सो रियासत पाकिस्तान अगर इस तरह जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होना शुरू हुई तो फिर ये सिलसिला पहला तो होगा, आखिरी नहीं होगा। और फिर जो है वो जिसकी भी हुकूमत आएगी हर 2, 4, 6 महीने बाद कोई ना कोई जत्था लेके निकलेगा, उसका जो मुतालबा होगा फिर वो रियासत को पूरा करना पड़ेगा। क्या रियासत जो है वो इस तरह जत्थों के सामने सरेंडर करेगी? तो बात सियासी नहीं है, बात आइनी है, बात जमहूरी है, और बात जो है वो अपने कैपिटल के तहफ़्फ़ुज़ की है। और रियासत पाकिस्तान अपना तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा चलिए ये बताएं कि ये मामला तो ऑब्वियसली चलेगा ही और इस पर हम बात भी कर लेंगे, लेकिन इसके दरमियान एक और सियासी इशू भी है और वो है पंजाब हुकूमत की तब्दीली का। तो अगर मुस्लिम लीग नून ये तब्दीली चाहती है तो कोई कदम नज़र क्यों नहीं आ रहा हमें? Are you like doing something about it? देखिए, हम सियासी लोग हैं और ना हम बैक डोर से, ना साइड डोर से, ना फलाने डोर से, हम उससे नहीं जो है वो सियासत करते हैं। हम सामने से सियासत करते हैं और सियासी हालात जो हैं वो उसके मुताबिक फ़ैसले और कदम लिए जाते हैं। सो जो पंजाब हुकूमत के हवाले से जब मेरी पिछली दफ़ा भी आपसे बात हुई, मैंने तब भी आपसे ये गुजारिश की थी कि अभी पार्टी लीडरशिप ने कोई ऐसा फ़ैसला जो है वो इस हवाले से नहीं किया, और जब वो हुक्म करेंगे तब उसके बाद सियासी हालात को देख कर कदम उठाए जाते हैं। तो जब हम बेहतर समझेंगे, जब हमें लगेगा कि सियासी हालात मौजू हैं, तब जो है ये कदम उठाए जाएंगे। और फिर ये है कि आप मेहरबानी करें, अगर आपकी सुन सकते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो वो डरते हुए अब पिछले 100 दिन से जो है पंजाब असम्बली का इजलास चलाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी नहीं करते ताकि कहीं गवर्नर पंजाब उनको जो है एतमाद का वोट लेने के लिए ना कह दें।
All right, आज़मा बुखारी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि द मोर वी स्पीक टू द मेंबर्स ऑफ, आपको पता ही है पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज़रा ज़्यादा समझ आए और आसान हो चीज़ें, वो और कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर उन पे वजाहतें आती हैं, तो देयर इज़ नो। अच्छा, पता है क्या, कितना ही अच्छा हो अगर इमरान खान साहब भी पार्लियामान में वापस आएँ और इलेक्शन के ही इनेकाद के हवाले से पार्लियामान में वापस आकर हुकूमत से बात करें और हम सब लोग हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। मतलब इस्लामाबाद में रहने वाले भी परेशान ना हो कि पता नहीं कल क्या होगा, और ये जो तसादुम है जिसका ख़तरा सर पर मंडला रहा है ये भी टल जाए। मुझे आई एम सॉरी, आप बात कुछ और कर रहे थे, मैं कुछ और सोच रही थी इन द सेंस कि जब वो वज़ीर आज़म थे, मतलब उनकी अपनी हुकूमत थी, तब वो कब आते थे पार्लियामान में? कभी आए कि अब आप चाहते हैं कि अब वो आके बैठे? अब्दुल्ला, क्या आपकी भी ना मासूमाना किस्म की ख्वाहिशें हैं? ब्रेक ले लेते हैं इसी खुशी में। वेलकम बैक जी। अच्छा, जहाज़ हवाबाजी बहुत से लोगों को, तमाम बच्चों को और नौजवानों को और बड़ों को भी फैसिनेट करती है, लेकिन इसका एक बड़ा अहम पहलू है जिसके तहत ये तमाम निज़ाम हवा में चलता है। सो आप सोचते हैं ना कि पायलट जहाज़ उड़ा रहा है और बस पायलट अपने जहाज़ को किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। हाँ, पायलट का तो अहम किरदार है ही, लेकिन जो ज़मीन पे बैठा हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, अगर वो मौजूद नहीं होगा या वो गलत गाइड कर देगा तो तमाम लोगों की जान एट रिस्क आ जाती है जो हवा में जहाज़ में मौजूद है। सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दुनिया भर में दिन मनाया जा रहा है और इसकी सेफ्टी फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब इसको तो एक ऑलमोस्ट इस शोबे को एक रीढ़ की हड्डी हवाबाजी की कहा जाता है, एंड हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और बड़ी फैसिनेटिंग सी, जिस तरह आपने बात की है ना, कि चीज़ भी बड़ी फैसिनेटिंग है कि यू आर एक्चुअली फ्लाइंग ब्लाइंड जब तक आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो गाइड ना करे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एक्चुअली 100 साल मुकम्मल हुए हैं, 100 ईयर्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस शोबे के, और इस शोबे के बारे में हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो हम सब मिलके ही सीखेंगे। इसलिए हमने दो मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद मक्सी साहब, जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड के। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। एंड हमारे साथ मौजूद हैं बानी, फाउंडर एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन, इमरान असलम खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो हम अब्दुल समद साहब आपसे शुरू करते हैं। ज़रा हमें बताइए, हमारा तो ज़मीन पे ट्रैफिक का ही तजर्बा है जो मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बेहंगम भी है। सो आसमान का मंजर कैसा होता है जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठ के देखते हैं? क्या वहाँ भी इसी तरह बेतहाशा ट्रैफिक नज़र आ रही होती है? क्योंकि हमें तो जहाज़ में बैठ के लगता है कोई नहीं है हमारे सिवा। लेन्स होती हैं हवा में भी, मतलब हम जो बातें सुनते हमें ज़रा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वो एक बताएं। बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक इस तरह से आप समझें जिस तरह नीचे रोड्स होती हैं ग्राउंड पे, इसी तरह एयर में भी हमारे पास रूट्स होते हैं, रूट्स बनाए हुए होते हैं, उस पे एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करता है उस रूट्स पे फ्लाई करता है। तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसमें जब कंट्रोल कर रहा होता है, उसके मुख्तलिफ हमारे पास जो हमारा जो पाकिस्तान का जो एरिया है उसको हमने उसमें दो एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा कराची इंफॉर्मेशन रीजन है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, एक जो है वो लाहौर इंफॉर्मेशन रीजन है। तो जो कराची है वो आधा पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा होता है, नेक्स्ट जो नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान है वो लाहौर कंट्रोल कर रहा होता है। जो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी सीट पे जो कंट्रोल कर रहा होता है वो ऊपर रूट्स बने होते हैं तमाम एयरक्राफ्ट के, जिस तरह से नीचे आपने देखे, जिस तरह मैंने कहा कि सड़कें बनी होती हैं, एज इट इज़ ऊपर भी रूट्स होते हैं, उसी पे वो जो है उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, बल्कि आपसे पूछ लेते हैं इमरान असलम खान साहब के, ये कब से पाकिस्तान में ये शुरू है? जब से हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री PIA वगैरह है, और दूसरा ये हमारी ट्रेनिंग किधर होती है? क्योंकि इसमें भी बड़ी जिद्दत आ जाती है, एवरी टाइम वी हेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, तो हम क्या अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी इस तरह एजुकेट करते रहते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं? शुक्रिया हुमा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ इसमें बताता हूँ तो उसमें फिर आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लोगों में आ जाएगी। आप ये समझिए कि पहला एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट दुनिया में जो है वो 20 अक्टूबर 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था इन UK, और उसकी ज़रूरत इसीलिए पेश आई थी कि 1922 में एक पहला मिड एयर कोलिजन हुआ था दो जहाज़ों का, जिसमें कि 7 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद फिर ये महसूस किया गया कि किसी तरीके से लोगों को जो है वो महफूज रखा जाए एयर में, और एक गाइडेंस सिस्टम मुतारफ़ करा जाए, लोगों जहाज़ों में सेपरेशन मेंटेन की जा सके। जैसे भी डिस्कस हो रहा था कि रूट्स बनाए हुए हैं, रूट्स के ऊपर जहाज़ ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजह से जब ये चीज़ इस्टेब्लिश की गई तो उस वक्त इनिशियली जो है वो हाथ के इशारों से
या फ्लेयर गन्स फायर करके जहाज़ों को गाइडेंस दी जाती थी। उसके बाद आप देखें कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है कि अब जो है वो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रेडार्स आ गए हैं और प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम्स आ गए हैं कि टू वे कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं हो रही होती कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट आपस में बात कर रहे होते हैं, बल्कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि आप देखते हैं कि मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स जो हैं वो उसमें किरदार अदा करते हैं और वो सेफली अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचते हैं कि जिसकी मेन आप देखें तो जो इकनॉमिक सिचुएशन है या सोशियो इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें और डेवलपमेंट और एवोल्यूशन होने के साथ साथ जो है आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, अभी भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इक्विपमेंट के इश्यूज होते हैं या पायलट। आप दोनों की बातों से ये साफ जाहिर है कि ये बड़ी हाई टेंशन जॉब है, मतलब कि ये आपके नर्व्स ऑफ स्टील ही होने होंगे जहां आप इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट को मैनेज कर रहे हैं। समझ ये बताइए, लग रहा है इसका दौरानिया मतलब कितने साल आप इतना अटेंटिव रह सकते हैं, तो किसकी कोई टाइम स्पैन होता है? आप अगर कोई बनना चाहता है जिसका रुझान है, इंटरेस्ट है, तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह मतलब किस तरह होती है? हाँ जी, इसकी जो वैकेंसीज अनाउंसमेंट होती है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट अनाउंस होती है सिविल एविएशन की 17 ग्रेड की। उस पर जो एलिजिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया होता है वो 16 ईयर्स एजुकेशन होता है, या तो BS हो या मास्टर्स हो तो साइंस सब्जेक्ट्स में, तो ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। तो जब एक इंडिविजुअल अप्लाई करता है उस पर तो फिर पहले उसके टेस्ट और पेपर्स वगैरह का एक क्राइटेरिया है, वो बीट करके जब वो मेडिकल वगैरह क्लियर करके हमारा एक इंस्टीट्यूट है सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि बेसिक ट्रेनिंग्स करवाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती हैं और 9 to 10 मंथ्स की उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। जब एक कंट्रोलर वहाँ से ट्रेनिंग करके यहाँ आता है लोकेशन पे कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में, देन उसकी लाइव ट्रैफिक में ट्रेनिंग होती है। वहाँ सिविल एविएशन जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें उस पर एयरक्राफ्ट का इतना प्रेशर दिया जाता है कि जब वो लाइव ट्रैफिक में आता है तो उसको वो प्रेशर इतना ज़्यादा फील नहीं होता, वो यूज्ड टू हो चुका होता है। जल्दी से ये भी बता दें, हमारी फीमेल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी हैं? बिल्कुल, हमारे पास फीमेल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी हैं और काफ़ी हैं। ओके, लवली। अच्छा जी, सॉरी इतना ही टाइम है आज हमारे पास। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की फील्ड है और लोग जो चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो आप पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग लेके बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अब्दुल्ला, वुड यू एवर कंसिडर दिस जॉब? मैं टेंशन से एंग्जाइटी का शिकार हो जाऊँ कि ये इतने लोग मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब्स में है वो पायलट की जॉब भी आती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब भी आती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन आई थिंक ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही टेक्निकल और हाई स्किल्ड लोगों की जॉब है। लिटिल बिट ऑफ अ जॉब ऑफ गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस। इस पे हम जरा सलाम है सर। फिर भी जो पायलट होता है, एक पायलट बेसिकली अपने एयरक्राफ्ट का जिम्मेदार है, लेकिन एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने सेक्टर में अगर जो फ्लाइट्स कंट्रोल कर रहा है, ही इज़ कंट्रोलिंग अराउंड मिनिमम 15 to 25 एयरक्राफ्ट एट अ टाइम। So he is responsible for 25 aircrafts, or pilot is responsible for only 1 aircraft. Wonderful, sir. Thank you. Job to definitely. Thank you, Imran Saab. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत शुक्रिया. Quick break and we'll be right back. अच्छा, जल्दी से आपको बता दें कि मूविंग ऑन फ्रॉम देयर कि हर साल दुनिया भर में 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का आलमी यौम कहेंगे कि मनाया जाता है। हड्डियां आपको पता है भुरभुरी हो जाती हैं और बिल्कुल भुरभुर हो जाती हैं और आफ्टर अ सर्टेन एज खासतौर पे ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के मर्ज़ में हड्डियां इस हद तक कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं कि मामूली सी चोट लगने से भी टूट सकती हैं। इनफैक्ट हमने एक्सट्रीम सुना हुआ है कि बैठे बैठे भी अगर आप किसी एंगल में हो तो उस तरह भी टूट जाती हैं। खांसने या छींकने तक से भी तो हमने आपको ये कहना है, तमाम लड़कियां जो इस वक्त देख रही हैं, हमारी माएँ तो सफ़र कर रही हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तमाम लड़कियां जो इस वक्त हमें देख रही हैं 20s 30s, अपनी हड्डियों की सेहत का ख्याल रखें, दूध पिएं, कैल्शियम ओरल इंटेक लें, क्योंकि अदरवाइज यू वुड एंड अप देयर जहाँ आप सोच नहीं सकते। माई मदर इज़ अ सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट, आई नो कि वो कितनी तकलीफ़ में। सो इसलिए मैं तमाम इंक्लूडिंग माई वाइफ एंड माई सिस्टर्स एंड तमाम बच्चियाँ जो हमें देख रही हैं, अपनी हड्डियों की हिफाजत करें।
अच्छा, मौजू भी बाय द वे इस साल जो आलमी दिन मनाया जा रहा है उसका मौजू है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर लिया है। इनफैक्ट आप बोन डेंसिटी टेस्ट भी करा सकते हैं ताकि उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाए। और उसके बाद अगर आप दूध वगैरह बहुत सी दुनिया बाय द वे नहीं पीती, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो दिस इज़ एन एवेन्यू जिसके बारे में तवज्जो कम जाती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक्सपोज योरसेल्फ टू सनलाइट एज वेल, सुबह के औकात। विटामिन डी ऑफ कोर्स वो तो ज़रूरी है ही है। So we're gonna see you tomorrow. Take care.